ध्यान देना बेटा, हम लोग चैप्टर का नाम पढ़े थे शुरुआत में, क्या था? डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, यही तो था। यानी विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। तो विकिरण की द्वैत प्रकृति तो आप समझ लिए कि जो प्रकाश होता है कभी कभी कण की तरह व्यवहार करता है तो कभी तरंग। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इसी प्रकृति को विकिरण की द्वैत प्रकृति या प्रकाश की द्वैत। अब 1924 एडी में एक फ्रांस के भौतिक वैज्ञानिक हैं लुइस डी ब्रॉगली, वो तर्क देते हैं एक इसी पर। कहते हैं अगर ऐसा है तो जो द्रव्य है उसका भी, उससे भी संबंधित एक तरंग होना चाहिए। द्रव्य का मतलब कोई पार्टिकल है, कण है, तो उससे भी संबंधित एक तरंग होनी चाहिए। लेकिन कब? जब वो गतिशील हो, यानी उसमें वेग कुछ ना कुछ हो, यानी कि गतिशील कण से संबंधित एक तरंग होती। बात समझ में आ रही है? वहां पर क्या पढ़े थे? विकिरण की द्वैत प्रकृति। और इसी धारणा को हम लोग बोल देंगे द्रव्य की द्वैत प्रकृति। क्या बोल देंगे? आप लोग समझ नहीं पाए। उन्होंने तर्क क्या दिया? कहा कि कोई भी गतिशील कण है उससे हमेशा एक तरंग संबद्ध होती है। बात समझ में आ रही है? कण से संबंधित कौन होती है? तरंग। तो हो गया ना, द्रव्य भी तो द्वैत प्रकृति हो गई। तो इस पे आप हेडिंग बनाओ और इसको लिखो डुअल नेचर ऑफ मैटर। हेडिंग बना लिया बेटा? बातचीत नहीं। क्या है बताओ? चलो मैं लिख दे रहा हूं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान से समझना। डुअल नेचर ऑफ मैटर मीन्स द्रव्य की द्वैत प्रकृति। बात नहीं करोगे तभी लिखूंगा, ध्यान से समझना। आप लिखोगे यहां पर बेटा लुइस डी ब्रॉगली। अच्छा, ये कब की बात है? 1924 एडी। के अनुसार ठीक है, लिखेंगे प्रत्येक गतिशील, इसको हाईलाइट करके रखना बेटा, कण प्रत्येक गतिशील कण से संबद्ध एक तरंग होती है। ये इन्होंने तर्क प्रस्तुत किया। बात समझ में आ रही है? अभी तक आप कौन कौन सा वेव पढ़े थे बेटा? तो आप बताओगे। हम लोगों ने मैकेनिकल वेव पढ़ा और विद्युत चुंबकीय तरंगे यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ा। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे आपको एक नया वेव मिल रहा है। बात समझ में आ रही है? कोई भी पार्टिकल अगर गतिशील है तो उससे संबद्ध एक तरंग होगी, और उस तरंग को कहेंगे क्या बेटा? तो बोलेंगे तरंग होती है जिसे द्रव्य तरंगे क्या बोलते हैं बेटा? मैटर वेव्स।
या फिर इसी को बेटा, अब इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया? डी ब्रॉगली ने। उन्हीं के नाम पर इसको बोल दिया गया, या डी ब्रॉगली तरंगे। डी ब्रॉगली वेव्स कहते हैं। ये बात समझ में आई बेटा कि लुईस डी ब्रॉगली 1924 में बताते हैं कि प्रत्येक गतिशील कण से संबद्ध एक तरंग होता है जिसे द्रव्य तरंगे कहते हैं, मैटर वेव, या फिर डी ब्रॉगली तरंगे कहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ओके, आप लिखोगे, ध्यान से समझना, इस अवधारणा को द्रव्य की द्वैत प्रकृति कहते हैं। इसी अवधारणा को क्या बोल देंगे? द्रव्य की द्वैत प्रकृति कहते हैं। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, अगर किसी भी गतिशील कण से संबंधित एक तरंग है तो उसका तरंग दैर्ध्य भी होगा, यानी ये जो द्रव्य तरंगे हैं इसका तरंग दैर्ध्य भी होता होगा। तो द्रव्य तरंगों के तरंग दैर्ध्य को डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य कहते हैं, ये भी लिख लीजिए। अगर ऐसे कहीं लिखा है डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि डी ब्रॉगली का तरंग दैर्ध्य। बात समझ में आ रही है? द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य। क्लियर? हाँ, तो इसलिए इसको लिखना जरूरी है कि द्रव्य तरंगों के तरंग दैर्ध्य को डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। यहाँ तक की बात समझ में आ रही? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? इसमें तो कोई डाउट होगा ही नहीं। अच्छा, इन्होंने ये बात बताई कैसे? तो इन्होंने केवल गणितीय आधार पर बताया। अभी देखो, इन्होंने डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का व्यंजक प्राप्त किया। तो कैसे प्राप्त किया? हम लोग भी प्राप्त करते हैं। आप हेडिंग बनाओ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। मीन्स डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य। देखो, डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य कैसे उन्होंने फाइंड किया, ध्यान से समझना। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत में क्या कहा? कहा जो प्रकाश है वो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों अथवा बंडलों के रूप में उत्सर्जित होकर तरंगों के रूप में संचरित होता है। और इन्हीं छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों को हम लोग क्या बोलेंगे? फोटान या फिर क्वांटा कहेंगे। अब प्रत्येक फोटान की ऊर्जा कितनी होती है? एच न्यू। बात समझ में आ रही है? तो वही तो आपको लिखना है। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से प्रत्येक
प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा E बराबर एच न्यू, यही तो होता है बेटा। प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा कितनी होती है? और इसमें से सारे लोग जानते हो एच क्या है, बताओ बेटा। क्या? गुड। चलो इसकी वैल्यू बताओ। मैंने कहा था ये ऑप्शनल में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, बताओ। तो इसीलिए तो गलत बता रहे हो, तुम्हें पता है। चलो बेटा आप बताओ। हाँ सही है। 34 क्या हाथी? जूल और सेकंड, ठीक है, जूल सेकंड। बात समझ में आ रही है? तो आपको पहले से पता है कि एच क्या है? प्लांक कांस्टेंट, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड। और न्यू क्या है? किसकी आवृत्ति? आपतित प्रकाश की। बात समझ में आ रही है? तो ये सब नहीं लिख रहा हूँ, ये सब आप पहले से जानते हो, एच क्या है और न्यू क्या है। अब आप यहाँ पर बताएंगे, बट बातचीत नहीं करो। आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत से, बेटा आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत से उन्होंने कहा E = mc²। बात समझ में आ रही? तो m क्या होगा? चलो अभी लास्ट में लिख दे रहे, फोटॉन का गतिज द्रव्यमान। और c क्या होगा? प्रकाश की चाल। तो वही चाल तो फोटॉन की भी होगी, फोटॉन की चाल। बात समझ में आ रही है? चलो यहाँ पर वैल्यू पुट करो पहले। तो E बराबर कितना होता है बेटा? mc²। E की जगह क्या पुट करेगी? mc² बराबर h। कहीं पे डाउट होगा तो तुरंत बोलना, हाँ लेकिन समझोगे तभी ना, बहुत पीटेंगे अगर आ गए तो। चुपचाप बैठ के समझो क्या बतिया रहे हो। अगर कोई डाउट हो तो बताओ, बोलो। अब एक दूसरे को ऐसे बताते रहो। आप बोलोगे चूंकि न्यू = c/λ, आवृत्ति बराबर क्या होगा? c क्या है? प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की। ऐसा तो नहीं कि निर्वात में प्रकाश की चाल नहीं है, ठीक है भाई। तो प्रकाश की निर्वात में चाल c है, और बटे क्या है? लेमडा। लेमडा क्या है? तरंग दैर्ध्य। बात समझ में आ रही है? वैल्यू पुट कर दो भाई यहाँ पे, mc² बराबर h, न्यू की जगह पर c/। तो इस c से इसका वर्क कैंसिल हो जाएगा। कोई डाउट? हमको चाहिए क्या? लेमडा, तरंग दैर्ध्य चाहिए ना। अच्छा, लेमडा को आप इधर भेज दो और mc को आप उधर भेज दो। तो इसलिए आप लेमडा बराबर, यहाँ पर क्या बचा बेटा? h। mc इधर था, इधर आएगा भाग में। यहाँ तक की बात समझ में आ रही? यहाँ पर आप बताओगे चूंकि संवेग बराबर क्या होता है बेटा? द्रव्यमान। क्या होता है? द्रव्यमान गुणे, यही तो होता है। लिखो मत बेटा, समझो। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे, अगर हम फोटॉन के संवेग की बात करें, इसलिए फोटॉन का संवेग स्मॉल p बराबर, संवेग को स्मॉल p से लिखते हैं ना, मोमेंटम को। तो भैया संवेग का, उसका फोटॉन का द्रव्यमान, तो फोटॉन का गतिज द्रव्यमान कितना है? m। और फोटॉन की चाल क्या है? c, प्रकाश की चाल के बराबर। तो यहाँ पर लिखेंगे m × c। और बता भी देना यहाँ m क्या है? m बताओगे फोटॉन का द्रव्यमान, फोटॉन का। अच्छा कौन सा द्रव्यमान बेटा? गतिज द्रव्यमान।
फोटान का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। फोटान के अभिलक्षण आप लोग पढ़ना, नहीं समझ में आएगा तो पूछना। बात समझ में आ रही है? नहीं तो कल मैं पढ़ाऊंगा ही। ठीक, तो फोटान का गतिज द्रव्यमान और सी क्या है बेटा? फोटान का चाल, फोटान की, यहां तक की बात समझ में आई? तो भैया जहां पे m इंटू सी लिखा है वहां पे फोटान का आप संवेग लिख सकते हो कि नहीं? लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, या फिर h अपान m इंटू सी की जगह पर। और आप देख पा रहे हो बेटा एक ही समीकरण में क्या है, एक ही समीकरण में तरंग दैर्ध्य भी है और संवेग भी है। तो संवेग किससे संबंधित होगा? किसी कण से, किसी पार्टिकल से ही तो संबंधित होगा संवेग। और लेमडा तरंग दैर्ध्य किससे संबंधित होगा? किसी तरंग से। बात समझ में आ रही है? तो उन्होंने ये तर्क दिया कि अगर कोई, अच्छा गतिशील क्यों? सी क्या है? फोटान की, अभी फोटान के लिए आप निकाल रहे हो, अभी सभी कण के लिए हम लोग निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन के लिए भी, प्रोटॉन के लिए भी, अल्फा कण के लिए भी, किसी के लिए भी निकालो। यहाँ पर देखना अभी फोटान की चाल सी है। अच्छा, इसका चाल अगर जीरो माना जाए, अगर मान लो कोई कण है उसका चाल क्या है? जीरो। जीरो से द्रव्यमान में गुणा करोगे जीरो, जीरो से भाग करोगे h को इनफाइनाइट। तो तरंग दैर्ध्य क्या होता है? कौन है जी? ठीक है, आप इधर देखो क्या बता रहे थे? हाँ, इनफाइनाइट। यानी कि अगर कोई कण स्थिर है तब उसके तरंग दैर्ध्य का अस्तित्व, तब कोई तरंग नहीं होगा। इसीलिए इन्होंने क्या कहा? कहा प्रत्येक गतिशील कण, और इसको मैंने हाईलाइट किया है, गतिशील कण से संबद्ध एक तरंग होती है। बात समझ में आ रही है? जैसे हम लोग द्रव्य तरंगे कहते हैं, और उसका तरंग दैर्ध्य भी उन्होंने गणितीय रूप से निकाला, इतना होगा तरंग दैर्ध्य उसका। कहा आप मुझे केवल कण बता दीजिए, उसका द्रव्यमान और उसका वेग। हम बता देंगे कि अगर वो गतिशील है तो उसका वेवलेंथ कितना होगा, उससे संबंधित तरंग दैर्ध्य का, उससे संबंधित तरंग का वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्ध्य कितना होगा, इससे निकाल सकते हैं। कोई डाउट बेटा? समझ में तो आ रहा है ना? ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना? तो इम्पोर्टेंट है ये, इसको लिख लो। इसमें न्यूमेरिकल भी आप लोगों को खूब लगाना है, ऑप्शनल में भी आता है और वैसे भी। यहां तक की बात तो क्लियर हो गई। अब एक चीज समझना, ध्यान देना बेटा। चलो अभी आप यहाँ पर लिख लेना, ये किसके लिए तरंग दैर्ध्य था? तो आप बताओगे फोटान के लिए। फोटान के लिए था। अब आप किसी कण के लिए देखो, आप बता सकते हो किसी कण के लिए, या फिर ऐसे लिख लेना डायरेक्ट, किसी कण से बद्ध डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य, ये आपको बताना है, किसी कण से बद्ध डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य। कोई बात है बेटा? ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या चेंज कर सकते हो, अगर किसी और कण के लिए निकालना है तो। अभी तो ये फोटान के लिए था, तो H तो कांस्टेंट है ही है। बात समझ में आ रही? फोटान था तो फोटान का द्रव्यमान था, अगर कोई कण होगा तो कण का द्रव्यमान ले लेंगे। बात समझ में आ रही है? C क्या था? फोटान की चाल। तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे? किसी कण का, तो कुल मिला के हम लोग बताएंगे, चूंकि जो लेमडा है बेटा, लेमडा इज इक्वल टू है कितना? H/P, यही तो है बेटा, यानी कि प्लांक कांस्टेंट
और बटे उस कण का संवेग, यही है। तो अगर कण का द्रव्यमान m हो और वेग v हो तो h/p की जगह क्या लिख सकते हो, m × v, यही तो लिख सकते हैं हम। ये कौन बुला रहा है भाई, क्या बुला रहा है लंकेश? हो गया चलो ध्यान दो। यहाँ पर आप बताओगे कि m क्या है, कण का द्रव्यमान। अच्छा v क्या है, कण का वेग। तो अगर ऐसा है कण का द्रव्यमान m है और कण का वेग v है तो उसका संवेग कितना होगा, m × v। तो संवेग की जगह पर कितना लिखोगे, m × कोई डाउट? तो एक फार्मूला तो आपको ये मिल गया। अब हम लोग इसका कई टर्म में फार्मूला निकालेंगे। जैसे मान लो अभी यहाँ पर द्रव्यमान और वेग दिया है, हो सकता है गतिज ऊर्जा दे दे, कोई पार्टिकल है उसकी गतिज ऊर्जा दे दे, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए व्यवस्था है। आप लिखोगे यहाँ पर यदि कण की गतिज ऊर्जा k है, क्या है बेटा, कण की गतिज ऊर्जा k है, तब लैम्डा = h/mv की जगह लिख सकते हो बेटा √2mk। तो एक फार्मूला आपको ये मिल जाएगा। अब ये थोड़ा नहीं समझ में आया कैसे हुआ, इसको समझ लेते हैं, हम बताएंगे ना बेटा। लिखेंगे अगर गतिज ऊर्जा k है, उसका द्रव्यमान m और v पहले से जानते हो, वेग v है और द्रव्यमान m है, तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, हाफ mv²। इतना बराबर k हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? इतना आप बताओगे, जो कितना बराबर इतना, 2 को उधर भेज दो बेटा, तो mv² बराबर यही तो आएगा। अच्छा आप डायरेक्ट संवेग निकाल लो ना, mv, वेग निकालोगे तो दिक्कत होगी कैलकुलेशन में, थोड़ा बहुत ध्यान देना। m से दोनों पक्षों में गुणा करा दो, तो m से दोनों पक्षों में गुणा कराएंगे तो यहाँ m² हो जाएगा, m² v², यही तो होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं mv का होल स्क्वायर, और बराबर m से यहाँ भी गुणा कराओगे तो 2m। अब mv की वैल्यू निकाल लो, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लो, तो इसलिए mv बराबर √2mk, यही तो संवेग है। तो संवेग p की जगह चाहे mv लिखो, mv की जगह √2m। कोई डाउट, समझ में तो आ रहा है ना? अच्छा एक चीज और हो सकता है, उसके लिए भी देखना ध्यान से थोड़ा। यदि कण का आवेश, मान लो कोई आवेशित कण है, ध्यान से समझना बेटा, मान लीजिए कोई आवेशित कण है, तो यदि कण का आवेश q है तथा वह v वोल्ट विभवांतर, ध्यान देना बेटा, v किस में है, वोल्ट में, बात समझ में आ रही है? तो तथा वह v वोल्ट विभवांतर से त्वरित होता है, तब, नहीं बातचीत मत करो बेटा, लैम्डा = h/√2m q × v।
ये फार्मूला आ जाएगा बेटा। अच्छा ये कहाँ से आया? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। क्योंकि हम सभी जानते हैं W/Q = B, तो W बराबर Q × B। बात समझ में आ रही है? और वही किया गया कार्य क्या होगा? गतिज ऊर्जा। बोलते हो ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है। जब एक कोई वैद्युत क्षेत्र होगा, उसके भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक Q आवेश को लेकर जाओगे तो कुछ ना कुछ कार्य करोगे, वो कार्य ले लेना और उस आवेश का अनुपात ले लेना, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर आपको भी मिल जाएगा। और यही किया गया कार्य क्या है बेटा? उसको गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त होगा के। तो W की जगह क्या लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हो तो लिख सकते हैं के, और Q को उधर भेज देना तो Q × B। तो मैंने कुछ नहीं किया है, बस जहाँ पे K लिखा था वहाँ पे Q × B लिखा है। बात समझ में आ रही है? तो अगर कोई आवेशित कण क्या है? Q है, Q आवेश वाला कोई कण है और उसे B वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित किया जाता है, तब K बराबर क्या होगा? Q × ये होगा, और इसलिए मैंने K की जगह पर Q × B ले लिया। अब ध्यान से समझिए, अगर इस फार्मूले में किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। नहीं है? कैसे डेरिवेट हुआ सब समझ में आ गया? तो ये फार्मूला, ये फार्मूला और ये फार्मूला, मेन तो यही है। अगर ये याद है तो सब याद है। बात समझ में आ रही है? याद रखना, लेकिन बहुत ज़्यादा यूज होगा ये न्यूमेरिकल्स में भी और वैसे भी अभी हम लोग यूज करते हैं। तो ये जो फार्मूला आप प्राप्त किए हो अभी, ये किसी भी कण से बद्ध डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य है, कोई भी पार्टिकल है, उसका द्रव्यमान m हो और उसका वेग v हो, लगाओ उतना तरंग, उसका जो तरंगदैर्घ्य होगा, उससे संबंधित जो तरंग होगा, उसकी जो तरंगदैर्घ्य होगी वो पता चल जाएगा। ऐसे यहाँ भी अगर गतिज ऊर्जा दिया है तो इस तरीके से निकाल सकते हो। अगर वो आवेशित कण है, आवेश पता है और कितने विभवांतर से त्वरित हुआ है वो पता है, तो आप ये फार्मूला लगा सकते हो। बात समझ में आ रही? और ये क्या था बेटा? तो ये फोटॉन से बद्ध था। किससे था? फोटॉन से बद्ध तरंगदैर्घ्य का ये व्यंजक। तो यहाँ तक की कोई दिक्कत तो नहीं है किसी भी टॉपिक में? नहीं है तो हम लोग आगे चलते हैं। और ये जो डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य है या फिर द्रव्य तरंगे हैं, उसका हम लोग थोड़ा सा प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि क्या क्या गुण है। ऐसे आप लिख लेना, द्रव्य तरंगों के गुण। छोटा छोटा है, देख लेते हैं ना जल्दी जल्दी। ध्यान देना बेटा, हम सभी जानते हैं चूंकि लैम्डा = h/p है, या फिर h/p की जगह क्या लिख सकते हो बेटा? m × b है। अब यहाँ से आप समझना, फर्स्ट सबसे पहले आप कह सकते हो जो तरंगदैर्घ्य है लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है संवेग की। बात समझ में आ रही? p के व्युत्क्रमानुपाती होगा क्योंकि h क्या है? कांस्टेंट। अब देखो इस पर क्वेश्चन आता है ऑप्शनल, आपको दिया जाता है कि भाई एक प्रोटॉन है, एक अल्फा पार्टिकल है, दोनों समान चाल से गतिशील हैं, किसका संवेग ज़्यादा होगा, किससे बद्ध द्रव्य तरंग की तरंगदैर्घ्य अधिक होगी या फिर कम होगी, इस टाइप से पूछता है। तो आप संवेग अगर आपको पता है तो आप डायरेक्ट बता सकते हो, सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? अब देखो संवेग बराबर होता क्या है? द्रव्यमान गुणे वेग, यही तो होता है। अगर आपको प्रोटॉन कहा है तो प्रोटॉन का द्रव्यमान mp मान लेना, वेग तो दोनों में बराबर है। बात समझ में आ रही है? तो ये किसके लिए है? ये प्रोटॉन के लिए था भैया, संवेग हो गया। अब मान लो आप संवेग निकाल रहे हो अल्फा पार्टिकल के लिए। बात समझ में आ रही है? अल्फा पार्टिकल क्या होता है बेटा? बताओ। तो आप बताओगे हीलियम का नाभिक। क्या बताओगे? ठीक है, हीलियम का अगर हम लोग नाभिक देखें बेटा, तो हीलियम होता क्या है? 2He4। ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, द्रव्यमान ही नहीं पता कर पाते। बाकी अल्फा करता तो बहुत पहले से जानते हैं, ठीक है ना? तो 2He4 होता है। अच्छा, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन है। और कितने प्रोटॉन है? 2 प्रोटॉन भाई, यही परमाणु क्रमांक है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन, यानी कि ये इस नाभिक में
प्रोटॉन कितने होंगे बेटा? नंबर ऑफ प्रोटॉन बताओगे 2। और इस नाभिक में न्यूट्रॉन कितने होंगे? 4 - 2, 2 ही तो हुए। तो बताओगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2। तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। हमको केवल नाभिक से मतलब है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? अल्फा कण। हमको इनसे कोई मतलब नहीं है। बात समझ में आई? अब बताओ अल्फा कण पर आवेश कितना है? यहाँ पे तो काम नहीं लग रहा है, लेकिन बताओ क्या कह रहा है? 2 आवेश है। क्या बात कर रहे हो यार? हम कह रहे हैं नाभिक की बात करो, केवल नाभिक की। आप उस इलेक्ट्रॉन को भूल जाओ, उससे कोई मतलब नहीं है। नाभिक ही क्या है बेटा? अल्फा कण। तो आप ध्यान से देखो, नाभिक में केवल 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। इसका आवेश कितना होगा? 0। न्यूट्रॉन पर तो कोई आवेश होता नहीं है। 2 प्रोटॉन बचा, तो 2 प्रोटॉनों के बराबर आवेश है, यही तो बताया था आपको। बात समझ में आई? एक प्रोटॉन पर आवेश कितना है? तो आप बताओगे +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और उसी को 2 से गुणा कर दो, तो 16 × 2 = 32, 3.2 × 10⁻−19 कूलम हो गया। कोई डाउट? ऐसे आप अल्फा कण पर आवेश निकाल ली। अब बात आ रही द्रव्यमान की। हमको यहाँ जरूरत किसकी है? द्रव्यमान की। वो तो ऐसे ही बता दी। बात समझ में आ रही है? तो आप सबको पता है कि अगर प्रोटॉन के द्रव्यमान की बात करें, मास ऑफ प्रोटॉन, तो 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। बात समझ में आ रही? ऐसे ही अगर हम मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें, अप्रॉक्सीमेट, ये सब अप्रॉक्सीमेट बता रहे हैं, दशमलव के 2 अंक तक बराबर ही होते हैं। बात समझ में आ रही? तीसरे अंक में परिवर्तन होता है, 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम, यानी कि लगभग लगभग बराबर है। अगर आपको आवेश देखने को ना कहा जाए, केवल द्रव्यमान से मतलब हो, तो आप कह सकते हो 4 प्रोटॉनों के बराबर द्रव्यमान है, क्योंकि 2 प्रोटॉनों का द्रव्यमान 2 न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के बराबर है। तो अगर केवल द्रव्यमान से देखना, या फिर 4 न्यूट्रॉनों के बराबर द्रव्यमान, ऐसा बोल सकते हो ना। तो अगर प्रोटॉन का द्रव्यमान mp है, तो अल्फा कण का द्रव्यमान कितना होगा? तो आप बताओगे मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4 × मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना। तो यहाँ पर लिख दो भैया 4 × mp। अच्छा, चाल तो कहा था बराबर है। अब बताओ भैया किसका संवेग ज्यादा? अल्फा कण का संवेग ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ? अरे उससे 4 गुना है भाई। इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हो? 4 × मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन का संवेग, तो उसके संवेग का 4 गुना है। बात समझ में आ रही है? तो जाहिर सी बात है, अगर संवेग ज्यादा, तरंग दैर्ध्य कम, जो उससे संबंधित तरंग होगा और उसका जो तरंग दैर्ध्य होगा वो कम होगा। तो डायरेक्ट बता सकते हो, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। आप याद रखो कि अल्फा कण का द्रव्यमान क्या होता है? प्रोटॉन के द्रव्यमान का लगभग 4 गुना होता है। तो द्रव्यमान ज्यादा है, चाल तो वही है, जाहिर सी बात है क्या होगा? इसका संवेग ज्यादा, इसका संवेग ज्यादा, तो लेमडा इसके लिए क्या होगा? और इसका संवेग कम, तो लेमडा क्या होगा इसके लिए? ज्यादा। ऐसे आपको सॉल्व करना है। कुल मिला के यहाँ पर समझना है आपको। बात समझ में आ रही है? जो चीज समझा रहे हैं, अगर कोई चीज नहीं समझ में आती तो आप पूछोगे। चलो भाई, एक तो ये हो गया। अच्छा, दूसरा पॉइंट देखना बेटा, इफ, यदि m = कांस्टेंट, मान लीजिए ऐसे 2 पार्टिकल की बात हो रही है जिनके द्रव्यमान बराबर है और वेग बदल रहा है। बात समझ में आ रही है? तब तो भैया h तो पहले से कांस्टेंट था और m भी कांस्टेंट है, तो लेमडा निर्भर किस पर करेगा और किस प्रकार से निर्भर करेगा? तो लिख दो भाई, अगर ये कांस्टेंट है तब जो लेमडा होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वेग। बात समझ में आ रही? तब आप केवल वेग देखना, द्रव्यमान भूल जाना। जिसका वेग ज्यादा, उससे संबंधित जो तरंग होगी और उसका जो तरंग दैर्ध्य होगा वो कम। ऐसे तीसरा पॉइंट देखो बेटा, ये भी तो हो सकता है कि यदि अभी जो मैंने कहा, अगर कोई पार्टिकल है और उनका पार्टिकल का जो वो वेग है वो कांस्टेंट है। मान लो 2 पार्टिकल है कोई और दोनों के वेग क्या है? कांस्टेंट। तब
अगर बेग कांस्टेंट है, एच पहले से कांस्टेंट है, तो लेमडा किस पर निर्भर करेगा? एम। देन और किस प्रकार से निर्भर करेगा? द्रव्यमान के व्युत्क्रम। तब केवल द्रव्यमान देखना। अभी मैंने कहा था ना कि चाल बराबर है, चाल बराबर है तो केवल द्रव्यमान देखो। जिसका द्रव्यमान ज्यादा उसके लिए तरंग, उससे संबंधित जो तरंग होगा उसका तरंग दैर्ध्य क्या होगा? कम। बात समझ में आ रही है? ओके, 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट देखना बेटा, ये देखिए, ये आपके नॉलेज के लिए है बेटा। क्लियर? अच्छा, अगर हम कहें कोई पार्टिकल है बेटा और उसका वेग 0 है, उसका वेग क्या है? देन लेमडा इज इक्वल टू इन्फिनिट। ये तो पहले ही समझ लिए थे कि अगर v का मान 0 होगा, 0 से गुणा कराएंगे द्रव्यमान 0, पूरा 0 हो गया, हर 0 हुआ तो क्या आ जाएगा? इन्फिनिट। अपरिभाषित हो जाएगा बेटा, हम परिभाषित नहीं कर पाएंगे कि उससे संबंधित जो द्रव्य तरंगे होंगी उसकी तरंग दैर्ध्य कितनी होगी। बात समझ में आई? अच्छा, एक बात और समझिए, यहाँ पर आप ये देखकर ये मत बता दीजिएगा कि जो तरंग दैर्ध्य होता है वो आवेश पर निर्भर करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आ रही है कि किसी पार्टिकल का आवेश कितना है, आवेशित है भी कि नहीं है, आपको यहाँ पर देखना, उसके संवेग पर निर्भर करता है। बात समझ में आ रही है? और ध्यान से देखो तो ये संवेग की वैल्यू लिखी गई है यहाँ पर। क्लियर? अगर कोई आवेशित पार्टिकल है तो उसके टर्म। तो आप बताओगे कि जो द्रव्य तरंगे है बेटा, द्रव्य तरंगे कण के आवेश पर निर्भर नहीं करते। ये बात समझ में आई? और अगर ऐसी बात है तो आप तुरंत लिखोगे 6वां पॉइंट, और ये इंपॉर्टेंट होगा बेटा। आप लिखोगे द्रव्य तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। लॉजिक समझना, हम लोग वही चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे तो देखेंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न कैसे होती है। तो लेबोरेटरी में किया क्या जाता है, कोई आवेशित कण है उसको उच्च आवृत्ति से कंपित कराया जाता है। यानी कि आप कह सकते हो जब कोई आवेश या आवेशित कण उच्च आवृत्ति का मतलब समझ में आ रहा है? प्रति सेकंड कंपनों की संख्या अगर बहुत तेजी से कंपित हो रहा है तो वहां से विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्सर्जित होती हैं। बात समझ में आई? ये तो द्रव्य तरंगे क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगे। आप इतना याद रखो, विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन का स्रोत होता है वो उच्च आवृत्ति से कंपित आवेशित कण से, वहीं से उत्पन्न है। क्लियर है? तो यहाँ तक बेटा इसकी प्रॉपर्टीज आपको समझ में आई कि जो द्रव्य तरंगे हैं वो एक अलग प्रकार की तरंग है और उसकी प्रॉपर्टीज कुछ मैंने आपको समझाया। तो आपने पढ़ा क्या क्या? द्रव्य की द्वैत प्रकृति पढ़ लिया कि अगर कोई कण है और गतिशील है तो उससे संबंधित एक तरंग होगी सदैव। बात समझ में आ रही है? और उस तरंग को हम लोग द्रव्य तरंगे कहेंगे, एक अलग प्रकार की तरंग होती है। अच्छा, इस तरंग के तरंग दैर्ध्य को हम लोग डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। और इसकी अवधारणा को जो उन्होंने 1924 में दिया था केवल गणितीय आधार पर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? द्रव्य की द्वैत प्रकृति कहते हैं। बाद में सब लोग वेरीफाई करेंगे, अभी कल हम लोग पढ़ेंगे डेविसन होंगे, जर्बर होंगे, ये सब 1927 में 3 साल के बाद लगभग। बात समझ में आ रही है? प्रयोग करते हैं और प्रयोग करके बताते हैं कि हाँ भाई सही है। ठीक है ना? उतना ही आएगा अभी। चलो ये आप समझ लिए। उसके बाद आप डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य समझ ले, फोटॉन से संबंधित, किसी भी कण से संबंधित समझ ले, और किसी भी कण से संबंधित तरंग दैर्ध्य समझ लिए। फिर आप द्रव्य तरंगों के गुण भी समझ लिए। इसी प्रकार से आप 1-2 उदाहरण देखिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि भैया इलेक्ट्रॉन से संबंधित या इलेक्ट्रॉन से बद्ध डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का व्यंजक बताइए, या फिर उस पर न्यूमेरिकल दे देता है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, बात समझ में आ रही है, और समझा दे रहा हूँ कैसे आएगा। तो यहाँ पर आप समझिएगा नए पेज पर, और इसको आप ऐसे कॉन्सेप्ट आप थियरी करके लिख लें। ध्यान देना बेटा, आप बताओगे किसी कण
से बद्ध डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य। तो किसी भी कण से बद्ध डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, h अपान अंडर रूट 2m के होता था, k की जगह पर q इंटू वी लिखते। हम ये फार्मूला इसलिए यूज कर रहे हैं बेटा क्योंकि आवेशित कण ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही है? ऐसा होता है। तो आप बताओगे हाँ, किसी कण की जगह आप क्या लिख दोगे, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से बद्ध डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य कितना होगा बेटा? तो आप बताओगे लैम्डा, यहाँ पे एक सिंबल बना देना इलेक्ट्रॉन के लिए, हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, इज इक्वल टू, आप इसको लिख सकते हो बेटा h अपान अंडर रूट 2m⁴। यहाँ तक की वैल्यू पता होगी और v की वैल्यू पता नहीं होगी, कितने वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया गया, उसको अलग कर लो, अंडर रूट v। अब यहाँ पे आप सब की वैल्यू जानते हो बेटा, आप बता सकते हो क्योंकि h प्लांक कांस्टेंट है 6.62 इंटू 10 टू द पावर अप्रॉक्सीमेट इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। बात समझ में आ रही? अच्छा, ये तो सबके लिए उतना ही होगा। और यम, यहाँ पे जो द्रव्यमान होगा बेटा वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, और आप सब जानते हो 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम। बात समझ में आ रही? इसी प्रकार से आवेश, यहाँ पर जो आवेश होगा वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होगा, और वो मूल आवेश के बराबर होता है। हाँ, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। बात समझ में आ रही बेटा? ये सब जब वैल्यू रखोगे आप तो आपको मिलेगा क्या, इज इक्वल टू 12.27 इंटू 10 टू द पावर -10 अपॉन अंडर रूट v, और एक किस में आएगा, मीटर, एक ये फार्मूला आएगा। या फिर आप सब जानते हो बेटा 10 की घात -10 मीटर किसके बराबर होता है, 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर। तो जहाँ पे 10 की घात -10 मीटर लिखा हुआ है एंगस्ट्रॉम लिखो, तो या फिर लैम्डा किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, तो 12.27 अपॉन अंडर रूट v। b क्या है, विभवांतर है, बेग मत समझना, कैपिटल B। अच्छा, क्या, एंगस्ट्रॉम, यहाँ पर क्या था बेटा, मीटर। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन से बड़ा। किसी बच्चे को कोई डाउट बताओ बेटा? ये फार्मूला याद रखना, आपको डायरेक्ट अप्लाई करना होगा। क्लियर है बात? तो इसी प्रकार से मैं शार्ट में बता दे रहा हूँ बेटा, इसी प्रकार से आप लोग निकालना घर पे जाकर, क्या, लैम्डा प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन से बद्ध कितना होगा, तो आप बताओगे 0.286 अपॉन अंडर रूट v एंगस्ट्रॉम। एंड अल्फा पार्टिकल के लिए देखोगे कितना आएगा, 0.101 अपॉन अंडर रूट v एंगस्ट्रॉम। ऐसे आप निकाल सकते। कोई डाउट? ये वैल्यू रख के कैलकुलेशन करके बताएं कैसे आया, बोलो। अभी कैलकुलेटर है, फटाफट करके दिखा देंगे, आप कर दें, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए, है ना। इसको आप लोग घर पे निकालना, ये दोनों, इतना आएगा। सब कुछ पता है ना, अल्फा कण के बारे में भी और प्रोटॉन के बारे में, क्या क्या चाहिए, आवेश और द्रव्यमान, और सब जानते हो आप। चलो भाई देखो, ये कैसे मैंने लिख दिया इतना। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करना बेटा, h की जगह क्या लिखेंगे, 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34 अपॉन
अंडर रूट 2 इंटू एम की जगह पर 9.1 इंटू 10⁻31 और इंटू क्यू आवेश की जगह पर 1.6 इंटू 10⁻19। यहाँ तक की बात क्लियर है बेटा? इंटू अंडर रूट बी। इसी को सॉल्व कर लेना है। यही क्या आएगा आपका? लेमडा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से संबंधित। इसको देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? तो 6.62 इंटू 10⁻34। देखो 10 की घात आप देख रहे हो यहाँ पर -31 है, यहाँ पर -19 और दोनों गुणे में, तो आधार समान गुणे में घातें जुड़ जाएंगे। -50 आएगा, वर्गमूल करोगे -25 होगा, ऊपर लाओगे +25 होगा। तो यहाँ पर ऐसे जोड़ देना। बताओ बेटा 10 की घात को जोड़ लिए, सॉल्व कर लिए ना। अच्छा हर में आएंगे, तो हर में देखना 2 गुणे 9.1 और गुणे 1.6 बचेगा, तो 16 दूना 32, 3.2 गुणे 9.1, यही तो बचा। 10 की घात को ऊपर भेज दिए और ये अंडर रूट भी, इसको रोक के रखना। इसको सॉल्व कर लो। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं, ध्यान देना बेटा, क्या लिखा है? 6.62। ठीक है, इसको भाग करेंगे, किससे भाग करेंगे बेटा? अंडर रूट 3.2, किससे? अंडर रूट 3.2, और फिर किससे भाग करेंगे बेटा? अंडर रूट 9.1। कितना आया? अप्रॉक्सीमेट 1.227 लिख दें, 7 लिख सकते हैं ना, इतना, और इंटू 10⁻⁻9, 5 4 9 है ना, 34 में से 25 जाएगा, -9 बटे अंडर रूट बी आया। आप ध्यान देना बेटा, एक अंक दशमलव को दाईं ओर ले जाओगे तो 10⁻⁻1 होगा, तो यहाँ पर 10 की घात -10 हो जाएगा। तो वही तो लिखा है 12.27 इंटू 10⁻10 मीटर, और हर में अंडर रूट बी, और 10 की घात -10 मीटर की जगह पर क्या लिख दिया गया? एंगस्ट्रॉम। ऐसा इसलिए किया गया चूंकि 10⁻10 मीटर इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है।